आज एक और बुक रिव्यू करेंगे। बुक का नाम है हाई रिटर्न्स फ्रॉम लो रिस्क। क्या सीखने मिला, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये क्लियर कर लें कि ये बुक किसको पढ़नी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ट्रेडर्स के लिए इसमें कुछ नहीं है। इसको सिर्फ वो लोग पढ़ें जो जिंदगी में स्टॉक मार्केट से एक बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, और वो भी ज्यादा रिस्क लिए बिना। तो ये टोटली इन्वेस्टर्स के लिए है। देखिए, हर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर स्टार्टिंग में एक लॉस झेलता है। यहाँ से वो अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर करना शुरू करता है। तो ऐसे ही ऑथर ने अपने शुरू के दिनों में एक हाई टेक कंपनी जिसका नाम था फोकर, इसके शेयर्स बाय किए। ये कंपनी एरोप्लेन्स बनाती थी। साइक्लिकल बिजनेस होने के चलते इनकी बैलेंस शीट एंड बिजनेस डाउन चल रहे थे और स्टॉक भी काफ़ी नीचे आ चुका था। और सीईओ ने शेयर होल्डर से बोला था कि ये कंपनी उसका लव बेबी है और वो इसकी एक्स्ट्रा केयर करेगा। और जर्मनी की किसी बड़ी कंपनी ने इसमें बड़ा स्टेक बाय किया। तो ऐसी बातें सुनकर कोई भी नया ट्रेडर इसको बाय कर लेता, और ऑथर के साथ भी यही हुआ। शेयर्स बाय करने के बाद वो डेली इसके न्यूज़ और शेयर प्राइस को फॉलो करते हैं, लेकिन वो स्टॉक धीरे धीरे नीचे ही गिरता चला जाता है और एक बड़े लॉस पे इसको बेच देते हैं। और उसके कुछ टाइम बाद वो स्टॉक डीलिस्ट हो जाता है। इसमें 66% का लॉस होता है ऑथर को। उससे भी बड़ी बात, उसने सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया था, तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया उनका कैपिटल। तो सबसे पहला लेसन सीखने मिलता है डाइवर्सिफिकेशन का, ताकि एक स्टॉक आपको कंगाल ना कर सके। अब इसके बाद हम सब कुछ स्किप करते हुए आते हैं मेन स्ट्रेटजी पे, जो ऑथर ने पिछले 90 साल के डाटा को लेकर बैक टेस्ट करके बनाई है। जो मेन स्ट्रेटजी है वो मेनली 3 स्टेप्स की है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लो वोलाटिलिटी और लो बीटा स्टॉक्स। जो स्टॉक्स आप सेलेक्ट करोगे वो कम वोलाटाइल होने चाहिए, मतलब बोरिंग टाइप के स्टॉक्स। जितना कम वोलाटाइल उतना स्टॉक अच्छा माना जाएगा इसके लिए। सेकंड पॉइंट है कि कंपनी की कंसिस्टेंट अर्निंग्स होनी चाहिए। अगर डिविडेंड या बायबैक हो तो और भी अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए। कंपनी कैश को जितना ज़्यादा बेहतर हैंडल करती है उतनी अच्छी होगी। और थर्ड पॉइंट है कि स्टॉक मोमेंटम शो करे, मतलब लास्ट 1 साल की रिटर्न्स हैं जो वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। मैं कहूँगा कि इसके लिए आप टेक्निकल चार्ट से हेल्प लें, वहाँ पे क्लियरली आपको 1 साल का मोमेंटम ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। अब हाई वोलाटाइल स्टॉक्स भी होते हैं, उनको ऑथर ने स्टॉक्स बोला है। न्यू टेक कंपनीज होती हैं जैसे, जिसमें बहुत बड़े सपने दिखाए जाते हैं। हाई बीटा स्टॉक्स को लो बीटा स्टॉक से कंपेयर किया गया। 100 हाई बीटा स्टॉक्स वर्सेस 100 लो बीटा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया गया, और इसको 1929 से अब तक 86 साल के डाटा के अकॉर्डिंग कंपेयर किया गया। तो 1929 में अगर आपने $100 इन दोनों ग्रुप्स में लगाए होते तो हाई बीटा स्टॉक्स का वो $100 $21,000 बन जाते, और लो बीटा स्टॉक्स में डाला हुआ वो $100 ऑलमोस्ट $4 लाख बन जाते। तो ये क्लियरली एक बड़ा डिफरेंस दिखा रहा है। और अगर लो वोलाटिलिटी, मोमेंटम और पॉजिटिव अर्निंग्स वाले स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया जाता, और वो सेम टाइम पे अगर उसको भी हम चेक करें, तो उसमें डाला हुआ $100 21 मिलियन से भी ज़्यादा बन जाता। तो ये 15% CAGR की ग्रोथ दिखाया है इसने, और इसने इंडेक्स की रिटर्न्स को भी बीट किया है। और डिकेड्स का डाटा भी अवेलेबल है, जिसमें कंजर्वेटिव स्टॉक्स, मतलब ये 3 स्टेप्स जो फॉलो करते हैं, वो स्टॉक्स 10 साल बाद कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं देते हैं। अब इस सब को ऑथर एक्सप्लेन करते हैं तो एक और बात सामने निकल कर आती है कि इनमें PE रेशो को 30 तक लिमिट कर दिया गया है। किसी भी स्टॉक को जिसका PE 30 से ज़्यादा है उसको नहीं लेना है इसमें। एक और बात है, जो लोग अंडर वैल्यूड स्टॉक्स बाय करना पसंद करते हैं, जहाँ वैल्यू इन्वेस्टिंग बोले इसको अगर हम, तो उसमें क्या होता है कि आपके द्वारा ढूंढे गए अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कई साल अंडर वैल्यूड रह सकते हैं। वो मार्केट की नज़रों में नहीं आते हैं कई बार। तो हमारा जो थर्ड फिल्टर है मोमेंटम का, वो हमें इससे बचा लेगा। मोमेंटम तभी होगा जब स्टॉक किसी बड़े इन्वेस्टर की नज़र में हो और वो उसमें बाय करना शुरू कर देगा।
एक और बात है, ये फिल्टर्ड स्टॉक जो हमारे होंगे, कंजर्वेटिव स्टॉक्स, ये बुल मार्केट में काफ़ी घटिया परफॉर्म करते हैं, लेकिन बियर मार्केट में ये बहुत कम फॉल दिखाते हैं। यही मेन रीज़न है इसका आउट परफॉर्मेंस का। अब ये इतनी अच्छी, इतनी आसान स्ट्रेटेजी है, फिर भी इसको इतने लोग अप्लाई क्यों नहीं करते? HNI और फंड मैनेजर्स के पास सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं इसके लिए, लेकिन वो भी इसको फॉलो नहीं करते। तो इसके मेन 2-3 रीजंस बताए हैं। जो पहला बड़ा रीजन है वो है लोग कंपाउंडिंग की पावर को समझ नहीं पाते हैं, जिसमें स्टॉक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करना पड़ता है। ये आसान काम नहीं है। सेकंड चीज़ है, जो फंड मैनेजर्स होते हैं मोस्टली वो क्वार्टरली अपनी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड देते हैं, मंथली या क्वार्टरली अपनी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड देते हैं वो लोग। तो उनको हमेशा ही प्रॉफिट ही दिखाना पड़ता है, तो उनको बस शॉर्ट टर्म को ही प्रेफर करना है। वो इसको इसलिए यूज ही नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वो जाते ही नहीं। थर्ड इज, ये स्टॉक्स कम वोलाटाइल होते हैं, बहुत ही बोरिंग होते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट में मोस्टली लोग डेली प्रॉफिट एंड लॉस की एक्साइटमेंट से अट्रैक्ट होते हैं, तो वो इन अनएक्साइटिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसमें तो सर न्यूटन ने भी लॉस खाया है, तो हम आम लोग तो कर ही क्या सकते हैं। तो इसी के चलते ज़्यादातर लोग इन बोरिंग स्टॉक्स को इग्नोर करते हैं। तो अब इन सब अच्छी बातों के बाद स्ट्रेटेजी की कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि जो पोर्टफोलियो बनाने की बात की गई है वो मिनिमम 50 स्टॉक्स बोला गया है। ऑथर खुद 100 स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं, तो ये हर किसी के बस में नहीं है। मेरे जैसे गरीब एक एक दो दो शेयर्स लेने निकलेंगे तब भी वो 50 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत मुश्किल काम है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। और सेकंड जो पॉइंट है वो है क्वार्टरली या हाफ ईयरली आपको पोर्टफोलियो को मेंटेन करना है, लगातार चेक करते रहना है आपको। और जैसे ही वॉलेटिलिटी या बीटा बढ़ने लगे किसी स्टॉक का, तो उसको आपने एग्जिट कर देना है, नया कोई लो बीटा स्टॉक आपने ऐड करना है। तो ये चीज़ भी काफ़ी मुश्किल है। ये स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छा काम कर रही है लॉन्ग टर्म में। आई थिंक जो स्टॉक्स उन्होंने 100 की बात की है, 50 की बात की है, वो कम स्टॉक्स पे भी ये चीज़ फॉलो करेगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आगे भी हम ऐसी ही और वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे, और अगर हो सके तो एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ें। सो दैट्स इट, थैंक यू।